बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ मोटे मोटे चंद नुकात के चंद फैक्ट्स जो है मैं आपके सामने रखूंगा। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर पर जबर और ज़बरदस्ती से अपनी फौज दाखिल की थी और उसके बाद आज तक के स्टार्ट्स अब देखिए तो दिल को दहलाकर रख देने वाले हैं। भारतीय रियासी दहशतगर्दी से अब तक 96,408 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 1,72,567 कश्मीरी भारतीय कैद में हैं। 22,980 कश्मीरी खवातीन बेवा हुई हैं। 1,07,974 बच्चे यतीम हो चुके हैं आज तक। और ये मामलात आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कश्मीरी कौम मज़ाहमत की अलामत है, आज भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब आप और आज पाकिस्तान में भी छुट्टी का दिन था, पाकिस्तानियों ने भी आज भरपूर अपने इस अज़्म का इरादा किया कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए। सेकेंडली, जब पाकिस्तान की मकामी सियासत की बात करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब, शाहिद खाकान अबाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद अचकज़ई साहब, ये तमाम लोग एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक एलामिया जो आया उसमें अपोजिशन की मांग ये है कि जनाब इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन होगा नहीं होगा, मिड टर्म इलेक्शन, वो तो अभी क्लैरिटी नहीं है उसमें कोई सियासी सूरत हाल में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। 8 वंस इकट्ठे हो जाना। अभी 26वीं तरमीम में मौलाना फजल साहब ने वोट दिया हुकूमत को तरमीम के लिए, तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया। आज इकट्ठे खड़े हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है जहाँ पर अली मीन गंडापुर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक ही मकाम से हैं, एक ही हल्के से हैं। तो बहुत सारी एम्बिग्विटीज़, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ इन डेज टू कम। होने क्या जा रहा है। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद जनाब साहब ज़रा हामिद रज़ा खान साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और वो भी इस सारे मुज़ाकराती और मुशावरती अमल का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेट्स सी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल हुआ क्या क्या और आगे होने क्या क्या जा रहा है। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल जो विजुअल्स आए और जो एलामिया हमारे पास आया, उस एलामिया में तो इलेक्शन की डिमांड थी। क्या सर इस डिमांड से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप लोग की एंगेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड चल रही थी? जी, मुलाकातें भी चल रही थी और राब्ता भी था। और इसके अलावा जो दोनों साइड से कमेटी के अरकान थे उनका भी आपस में राब्ता था। जी, तो चीजें तो चल रही। सर, इसमें एक फैक्टर है जो सबसे इंटेग्रल है, वो है अली मीन गंडापुर साहब। उनको माजी में भी कहा गया एक दफा आप तहरीक इंसाफ की जानिब से कि यार हाथ हौला रखा करें, लेकिन वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर उसी तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। एक तरफ अली मीन गंडापुर है, सीएम केपी के हैं, एक तरफ ये इत्तेहाद है। सर, ये चीजें कैसे फाइनलाइज होंगी? अच्छा देखिए, वो मैं आपको अर्ज करूं जी, ये मामला डिस्कस हुआ है, पहले भी हुआ। ये मामला गुज़श्ता रोज भी डिस्कस हुआ। जो लास्ट मीटिंग मौलाना से हुई थी उसके अंदर भी ये डिस्कस हुआ। उसके अंदर जाहिर है सीज फायर दोनों साइडों से ही होगा जी। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी बयानात आते हैं तो नॉर्मली जो हमने बताया कि JUIF के कुछ जो KPK की लीडरशिप है उनकी तरफ से भी कोई बयानात ऐसे आए हैं जिसको रिस्पॉन्ड किया था अली अमीन गंडापुर। तो उसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह सेट किया जा रहा है, वो आने वाले चंद दिनों में सेट हो जाएगा जी। सर, एक तो स्ट्रीट पावर आप लोगों के पास है, हम सबको पता है, और दूसरी JUIF के पास स्ट्रीट पावर है। आप लोग इकट्ठे कोई एहतजाज, कोई लॉन्ग मार्च में इन डेज टू कम नजर आ सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को? देखिए सर, जब आप अपोजिशन के अंदर रहते हुए एक इत्तेहाद के अंदर जाते हैं तो जाहिर है बिल्कुल, अगर आप ये बात कहते हैं कि इब्तदाई मरहले के ऊपर ही कोई ये चीजें सेटल हो जाती हैं तो ऐसा कतई नहीं होता। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और आपने उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर जिस एहतजाज की तरफ आप इशारा दे रहे हैं उसकी तरफ भी चीजें बढ़ेंगी अगर हुकूमती रवैये में कोई संजीदगी ना हुई और चीजों को सेटल करने की कोशिश ना की गई। सरवर साहब, 8 फरवरी को सवाबी वाला जलसा आप लोगों का वहां पर मदऊ किया आप लोगों ने JUIF को? जी, 8 तारीख वाला जो जलसा है बेसिकली वो उसके अंदर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MWM और SIC ही इलेक्टोरल अलायंस के अंदर शामिल थे जी। तो अभी एहतजाजी हवाला से ग्रैंड अपोजिशन ने को बाकायदा ऑफिशियली हिकमत अमली अनाउंस नहीं की तो उसके अंदर ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया गया जी।
सर वो JUIF तो अभी एक रहनुमा से हमारी बात हुई कामरान मुर्तज़ा साहब से, उनके वो तो आप लोगों से ऑडिट मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का कि जहाँ वहाँ के इलेक्शन को ऑडिट करवाएं तो मामलात आगे चल सकते हैं। कुछ उनकी रिजर्वेशन है कि JUIF की सीटें छीन के आप लोगों को दी गई, तहरीक इंसाफ को कैटेगोरिकली दी गई। अच्छा देखिए, तमाम लोगों की रिजर्वेशंस हैं, किसी की सिंध के हवाला से है, किसी की पंजाब के हवाला से है, किसी की KPK के हवाला से है, बहुत सारे लोगों की बलूचिस्तान के हवाला से है, लेकिन कोई ना कोई नुक्तला इख्तलाफ हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन इस चीज के ऊपर तो बहरहाल कंसेंसस है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है जिसे चोरी शुदा मैंडेट के जरिए बिठाया गया है। तो इसके ऊपर तो जो इत्तफाक राय है वो रात एलामिया की सूरत में आपके सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस हुकूमत को मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत करार दिया। इसके फौरन मुस्ताफी होने का जो हमारा पुराना मौक़िफ़ था उसका इयादा किया गया और साथ ही साथ नए इलेक्शन डिमांड किए गए। अब देखिए, एक चीज को हमें वी हैव टू लिव विद द रियलिटी और इसके साथ लेकर चलना है कि सियासी इत्तेहाद में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जमातें होती हैं जिनके जो इलाकाई इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मुतसादम होते हैं। तो ठीक है, वो उनका इस्तेहकाक है, वो उनका राइट है, वो उसके ऊपर बात करते रहें, लेकिन जो एक ग्रेटर एजेंडा है उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय मौजूद है। जी सर, इसमें जब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ना तो 26वीं आईनी तरमीम पे भी रिसेंटली मौलाना ने हुकूमत को वोट दिया है, आप लोगों ने नहीं वोट किया। आज उसी हुकूमत के खिलाफ JUIF और तहरीक इंसाफ इकट्ठी खड़ी होती नजर आ रही है। सर, थोड़ी कन्फ्यूजन सी है, क्या आप लोग इन तमाम चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। जी 26वीं आईनी तरमीम के हवाला से भी बात हुई और उसके अंदर भी मौलाना ने बतलाया कि आउट ऑफ 54 जो हुकूमत पहले चीज़ें लेके आई थी, जो उसके 54 पॉइंट्स थे, उसमें से तकरीबन 34 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो निकलवा लिए गए और वो बहुत लीथल थे। और जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है, ये शायद मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि मौलाना के भी शायद वहम गुमान में नहीं था कि फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो अदालती सिस्टम है, वो इस तरीके से तहबाला कर दिया जाएगा। तो उसके ऊपर बातचीत बिल्कुल चल रही है, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इख्तिलाफ राय मौजूद होता है। जब आप इत्तेहाद में जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि जिन चीज़ों पर आपका इत्तेफाक है या कम अज कम जो मिनिमम एजेंडा है जिस पर आप इत्तेफाक कर सकें, आप उसी को आगे लेकर चलते हैं। जी बाकी ज़ाहिर है हर जमात का अपना एक सियासी विजन है, मुख्तलिफ तबका है, फिक्र के लोग इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमने जिस चीज़ पर एग्री किया है, जिस चीज़ के ऊपर रात बात हुई है बड़ी तफसीली, वो ये है कि मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर हमें कम से कम एग्री करना चाहिए। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी सर, मुस्कुराने के दिन आपके आ रहे हैं, आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं? सर मैं अपनी आज भी तकरीबन मेरा ख्याल है 1 माह हो गया मैंने पहले ये बात की थी जी, और मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ। सर हमारे मुस्कुराने की दिन है। जी आपने हमें परेशान देखा है? नहीं, परेशान तो हमने बदतरीन हालात में नहीं देखा, लेकिन जिन हालातों वाकयात में आपकी ये ट्वीट्स आती थी ना, मुस्कुराने के दिन और अपोजिशन के परेशान होने के दिन, उससे आगे की बात बढ़ती दिखाई नहीं दे रही अभी तक। सर वो ज़ाहरी तौर पर चीज़ें आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप बैकडोर चेक करें, आप ऐवान इक़्तिदार चेक करें, आप शहर इक़्तिदार के अंदर होने वाली चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ और ड्राइंग रूम टॉक्स चेक करें तो हुकूमत इस वक्त एक पैनिक के अंदर है। आपके सामने है कि मामला जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, यही वो हुकूमत थी जो पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी और फिर मुज़ाकरात के दौरान भी आपने उनका तर्ज अमल देखा जो कि मैं कहूँगा कि पहली 3 मीटिंग्स तक पॉजिटिव था। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिगनिंग हुई जिसमें बैशिंग की गई हम पर राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से। उससे ऑब्वियसली फिर मैंने रिस्पॉन्स करना था और उसी लहजे और जुबान में करना था, वो किया गया। लेकिन फिर जब हमने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए तो क्या आपको महसूस नहीं हुआ हुकूमती रवैये में वाज़ह तब्दीली कि वो धमकी देने की ख्वाहिश रखने के बावजूद हमसे बार बार मुज़ाकरात पर आने की बात कर रहे हैं? हालांकि ये वही लोग हैं, ये वही पार्टीज हैं जो इमरान खान साहब का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो तब्दीली जब आती है, चेंजेस जब वकूफ पजीर और रूनमा हो रही होती हैं तो वो एक प्रोसेस से गुजर के रूनमा होती है ना जी। तो वो हम उसी प्रोसेस में है इंशाल्लाह। चले सर, इसको जरा कैटेगोरिकली या वो टू द पॉइंट लेके आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किस लेवल पे चल रहे हैं सर आप लोगों के?
किसी लेवल पर नहीं चल रहे जी, मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहा हूँ जी। तो फिर तब्दीली कहाँ से आएगी सर, कहाँ से मुस्कुराहटें आएंगी? थोड़ा समझा दें, आप तालिब इल्म है सियासत के, सहाफत के, थोड़ा समझा दें मुझे प्लीज। सर आप माशाल्लाह बड़ी बारीक बीनी से सियासत के ऊपर आपकी नज़र है, सहाफत के अंदर माशाल्लाह आपने नाम बनाया। आप मुझे ये बताएं, कभी भी मेरे नज़दीक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की डेफिनेशन समझता हूँ होती है कि जब उसकी पार्टी जिसकी हकीकत से इनकार किया गया हो, जिसका लीडर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई हो, आपके मीडिया हाउसेस पर उनका नाम ना आ सकता हो, इमरान खान साहब का बानी चेयरमैन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, और ऑल ऑफ ए सडन आप उसी, और फिर कहा गया हो कि उस शख्स के नाम पर कांटा लग गया, फिर उसके पार्लियामेंटेरियन से ये कहा जाए कि आपके इस मुल्क में अगर आपने इमरान खान साहब के साथ रहना है तो आपके इस मुल्क में रहने की गुंजाइश भी बाकी नहीं बचेगी, और फिर ऑल ऑफ ए सडन एक वक्त आता है कि उसी इमरान खान की मुंतखब करदा कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। आज वही इमरान खान टॉक ऑफ द टाउन है, आज पाकिस्तान की सियासत का महवर है, आज उसके खिलाफ जो केसेस हैं अब तमाम तर, देखिए मैं ये समझता हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये सियासी बात कर रहा हूँ, सबसे लीथल केस जो इमरान खान साहब के ऊपर था वो साइफर केस था जी। उसकी नोक पलक जिस तरीके से की गई, उसे जिस तरीके से रियासती सरपरस्ती के अंदर लड़ा गया, लेकिन आपने उस केस का अंजाम देखा कि वो हाई कोर्ट के अंदर आके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन पे हमारी सीरीज रेजर्वेशंस हैं, वो उस बेंच में बैठे हुए थे, लेकिन वो केस वहां से भी उड़ गया इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। इसी तरीके से मेरा और हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स का एक बड़ा फर्म बिलीव है, तोशाखाना का केस आपके सामने सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, एक केस है ये अलकादर वाला, हमें बहुत फर्म बिलीव है कि हाई कोर्ट की 2 से 3 हियरिंग्स की मार नहीं है ये केस। यही 3 मेन केसेस थे जिसके अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता था तवील अरसा के लिए। अब मैं ये समझता हूँ कि दीगर जो मुकदमात हैं वो इंतहाई बॉन्डे नौयत के हैं कि कोई पुलिस वाला खान साहब की टेबल के नीचे बैठा गुफ्तगू सुन रहा था तो किसी जगह पर, और वो उसके अंदर हमारी जमानतें इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी खान साहब की। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, हम जिस जमात के इत्तेहादी हैं, अगर उस जमात का कायद मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ अरसे में बाहर आ रहा है, तो मेरे लिए ये अमर है खुश होने का और मुस्कुराने का। मुझे सर इक़्तिदार से कभी कोई खास गर्ज नहीं रही, और आज आपके प्रोग्राम में ये मैं आपको बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे कि शायद मैं आपको बहुत बैक बेंचेस में मिलूं। मैं सियासत में हार्ड टाइम्स को एंजॉय करने वाला वक्त हूँ। मेरे बाप ने अपने 40 साल की सियासत में सिर्फ 2.5 साल 2.5 ईयर्स वो इक़्तिदार में रहे, उन्होंने 37.5 साल अपोजिशन की। अपने बाप के बाद जाने से लेकिन जरा साहब ऑब्जर्वेशन हमारी भी होती है, सारा दिन फील्ड में होते हैं, आप वो इंटेग्रल पार्ट बन गए हुए हैं सियासत का, आप अपनी वो जगह बना चुके हुए हैं कि आप माने या ना माने आप हमें आगे पीछे नजर आते रहा करेंगे, कोई भी पे हो ना मामला आप हमें नजर आते रहा करेंगे। मुशावरत में हूँगा सर, इन चीजों में हूँगा, मुशावरत में बिल्कुल हूँगा, लेकिन जिस तरीके से प्रोएक्टिव होके मकसद है ये गुज़श्ता 2.5 साल में काम करना पड़ा। देखिए मैं भाईजान मैं वो आदमी हूँ, जब खान साहब ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी तो आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा नहीं खान साहब, मेरे लिए मैं चेयर पे बैठने वाला बंदा नहीं हूँ सर, इसलिए कि मुझे अपने मिजाज का भी इल्म है, मैं अपनी चीजों में अपने विजन में बहुत क्लियर होता हूँ। अभी भी आप देख लीजिए कि खान साहब के इसरार पर मुझे ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया नेशनल असेंबली में, और मैं अभी तक अगला इजलास नहीं कॉल कर पा रहा। आप यकीन करें जितनी हर्डल्स मेरे रास्ते में खड़ी की जा रही हैं इस वक्त, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ बहुत ब्लंट होता है, मैं बात कभी पीठ पीछे नहीं करता, मैं बात मुंह पे करता हूँ। अगर मैंने 26 तारीख के मैसेकर के ऊपर आईजी इस्लामाबाद को और तमाम लोगों को नोटिस किया था और उन लोगों को उस इजलास में शमूलियत से टेक्निकली रोका जा रहा है या एजेंडा आइटम नहीं बनाया जा रहा, तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। I'll stick to that point. मैं सर चीजें फरामोश करके आगे नहीं जाता, तो इस वजह से मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग ना जी इक़्तिदार में नॉर्मली मिसफिट ही रहते हैं, वो ज्यादा अरसा उनके लिए कुर्सी पर टिके रहना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं उस चीज को पहले ही एहसास करते हुए कभी उसकी ख्वाहिश नहीं रखता। सर लास्टली ये फरमाइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर खान साहब के आने से उनकी मुश्किलात बड़ी हैं, कम हुई हैं, बड़ी चहमगोइयां हैं कि मे बी इन डेज टू कम कोई चीफ मिनिस्टर भी नया आ जाए KPK का, व्हाट डू यू सी सर?
نہیں سر، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکلات بڑی ہیں. میں یہ سب میرا تو بڑا طویل عرصہ سے یہ نقطہ نظر تھا اور میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار علی امین صاحب سے بھی کیا تھا اراؤنڈ 5 months ago. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ ایک چیئر پہ ایک چیف ایگزیکٹو ہو جاتے ہیں ایک صوبے پہ تو آپ کو ہسٹوریکلی پارٹی پوزیشن اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے سامنے مثال تھی عمر ایوب صاحب کی. عمر ایوب صاحب ایک سائڈ پہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی تھے. اب اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو یہ دونوں جابز اتنی بڑی ہیں کہ یہ کل وقتی جابز ہیں. ایٹ اے ٹائم ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے جو 24 hours جاب ہے اس کو بھی کوپ اپ کرے اور پھر ساتھ پوری پارٹی پورے پاکستان کی بھی دیکھے. تو عمر ایوب صاحب نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ انہوں نے خود کہا خان صاحب سے کہ میں دونوں سچویشن دونوں پوسٹ کو نہیں رکھ پا رہا, اور خان صاحب نے انہیں اصرار کر کے رکھا بھی. لیکن الٹیمیٹلی پھر جب خان صاحب نے بھی فیل کیا کہ عمر ایوب صاحب خود بھی ولنگ نہیں ہیں تو ان کا ڈیزگنیشن ایکسپٹ کر لیا گیا. علی امین صاحب اور جنید اکبر صاحب کے درمیان میرا نہیں, بعض اوقات اصل میں ہمارے ملک میں ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم ایکچوئل نیوز سے زیادہ کنسپیریسی تھیریز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. دیکھیں, اختلاف رائے اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بات غلط ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے, یہ بہت ایک ہیلدی ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اگر پارٹیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہی بدل جائے تو سر وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹک پارٹیز رہتی نہیں ہیں. میں نہیں دیکھتا کہ علی امین کے لیے کمنگ فیوچر کے اندر کوئی مشکلات ہیں یا جنید اکبر صاحب کے لیے مشکلات ہیں. ابھی ثوابی والے جلسے میں اگر وہ دونوں شخصیات آپ کو اکٹھی نظر آئیں, اسٹیج پہ نظر آئیں, ورکر لے کے آئے, سب کچھ وہاں پر ہوا, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اور دونوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار بھی ہے. ابھی دیکھیے 2 روز قبل علی امین صاحب کی جنید اکبر کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی, سارے معاملات ڈسکس ہوئے. تو آپ دیکھیں مائنر ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود وہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے تو ہمیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. یہی مین ایجنڈا ہے. تو میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی مشکلات نہ علی امین صاحب کے لیے نظر آ رہی ہیں نہ جنید اکبر صاحب کے لیے نظر آ رہی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین, صادرہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بڑی چیز جس کو کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہیں, ہم لیگل بیٹلز اپنی جیت رہے ہیں, لڑتے آ رہے ہیں, اور بڑے کیسز جو عمران خان صاحب کے تھے وہ ان میں کافی ساروں میں سسپینڈ ہو چکی ہیں سزائیں. سائفر کیس کا ذکر کیا انہوں نے, اور ایونچولی القادر جو ایک ہی بڑا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایکسپیکٹڈ ہے. ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جناب شاید وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا نہیں ملے گا, ان ڈے ٹو کم ہم دیکھیں گے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو JUIF کے جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.